बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 3 जून 1949 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा। ये आर्टिकल उस वक़्त के एक बहुत बड़े प्रोफेसर जिनका नाम प्रोफेसर शूमन था और जो वो उस वक़्त एक थिंक टैंक चलाते थे, उन्होंने इस पर स्टडी की कि पाकिस्तान की स्टेट जो मादरे वजूद में आई है 1947 में, इस पर उन्होंने एक थारोली स्टडी किया और एक रिपोर्ट जारी की। और उनकी जो रिपोर्ट थी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 जून 1949 को छपी। अब ये आर्टिकल जब छपा तो उस वक़्त अभी पाकिस्तान की उम्र सिर्फ 2 साल थी। 1947 में पाकिस्तान मादरे वजूद में आया और 1949 को ये आर्टिकल छपा। अब उस आर्टिकल में प्रोफेसर शोमन ने जो लिखा वो बड़ा काशनी था। उस वक़्त उन्होंने लिखा कि साउथ ईस्ट एशिया में एक स्टेट जो मादरे वजूद में आई है जिसका नाम पाकिस्तान है, ये अपनी तरफ से तो ये बड़ी यूनिक है, लेकिन उन्होंने जो काशनिंग सूरत हाल बताई, उन्होंने कहा कि ये स्टेट जो है इसकी उम्र 50 साल होगी और ये 50 साल में खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगी। और इसके कोलैप्स होने की वजह जो उन्होंने बताई, एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, ये चेन ऑफ स्लेवरी जो है ये गुलाम ज़हनियत के मालिक हैं। और दूसरी जो उन्होंने बताई वो उन्होंने कहा कि इनको आज़ादी की कीमत का ही नहीं पता और ये पर्सनल सेल्फिश हैं, ये खुद गर्ज इंसान हैं। यहाँ के रहने वाले, इस खित्ते के, इस स्टेट के रहने वाले, ये खुद गर्ज हैं। ये उन्होंने आर्टिकल लिखा और ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद हमने देखा कि 1971 में हमारा आधा मुल्क हमसे टूट गया। उसके बाद अब तक जो सूरत हाल जा रही है, जिस तरफ हम इस जो बचा खुचा हमारा मुल्क है जिसको हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम अदारे शामिल हैं, बशमूल जुडिशरी, बशमूल एवरीबॉडी, हम उसकी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि जो शायद प्रोफेसर शोमन की जो प्रेडिक्शन थी, हम उसको सच साबित करना चाह रहे हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, क्या हमारे मुल्क में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक भी है कि जिस पर हम रिलाई कर सकें या जिस पे करप्शन और खुद गर्जी और हवस परस्ती छाई ना हो, जिसमें गैर आईनी और गैर कानूनी चीजें जो है वो सरे आम और सीना जोरी से ना की जा रही हो। इसमें हमारी जुडिशरी जो है वो भी सरे फरिश्ता है माशाल्लाह। अब हम उस सिनेरियो में अगर देखें, आज के हालात को देखें, देखिए 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो थे, उन्होंने एक खत लिखा। नाज़रीन को ये भी मैं बताता जाऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल 7 जज हैं, जिसमें एक चीफ है जो आमर फारूक साहब हैं, बाकी 6 जजेस हैं। अब 6 जजेस ने खत लिखा, मीनिंग बाय दैट कि पूरी हाई कोर्ट ने एक खत लिखा है। और खत किसको लिखा है? खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो एक आईनी अदारा है, जो जहां पे कंप्लेंट्स की जा सकती हैं अगेंस्ट जजेस, या उनकी कोई भी ग्रीवेंस या कोई ऐसा मैटर हो जो नेशनल लेवल का हो, जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट कर रहा हो, तो वहां पे उनको इस तरह की पिटीशन या खत दिया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करती है। जैसे काजी फायज ईसा साहब के पर जो एलिगेशन है या एलिगेशन थे कि उन्होंने घपले किए हैं, ये वो किए हैं, उनके फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया था। अब 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जी हमारे मामलात में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि इस पे हमें बताए, गाइडेंस दी जाए कि हम क्या करें। अब चाहिए तो ये था कि जो अदलिया है वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखती, वो अपनी फुटिंग पे, अपने पैरों पे खड़ी होती, लेकिन हमारे माशाल्लाह जो चीफ साहब, काजी साहब बैठे हैं, उन्होंने अपने गिरबान से, अपने गले से निकाल के हाथ दूसरी तरफ फेंक दिया, बजाय कि वो उस पर सो मोटो लेते या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अजलास तलब करते, उसमें उन जजेस को बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता, या जो अदारे जिन पे वो एलिगेशन लगा रहे हैं इनको बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता कि जी आपके खिलाफ ये हाई कोर्ट के जज एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप हमें इंसाफ नहीं करने दे रहे। ये छोटी बात थोड़ा है, ये कोई आम बंदा है कि आम बंदे की कंप्लेंट सुनी गई या नहीं सुनी गई। हाई कोर्ट के 6 जज कह रहे हैं, पूरी हाई कोर्ट कह रही है कि जी हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है और इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, लेकिन जो चीफ साहब हैं उन्होंने माशाल्लाह जो है वो वही किया जो उनके अपने मतलब में था।
उन्होंने जो बाल थी वो जो हुकूमत की तरफ फेंक दी। अब हुकूमत ने माशाल्लाह जो फॉर्म 47 के जरिए आई हुई जाली गवर्नमेंट है, उन्होंने कैबिनेट का इजलास बुलाया। उन्होंने फैसला किया, पहला फैसला तो ये किया कि जी एक कमीशन बनाया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा जजेस ने इल्जामात सही लगाए या नहीं लगाए। दूसरा जो कमीशन बनेगा वो एक रिटायर्ड जज जो भी प्रो नून लीग है उसकी सरबराही में एक कमीशन बनेगा जो 2 महीने इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। मीनिंग बाय दैट कि इस मामले को दबाया जाए, इसको बाहर ना आने दिया जाए। अब वो उधर उसका जो फैसला कर रहे हैं कमीशन बनाने का, साथ ही जो माशाल्लाह हमारी जाली वफाकी कैबिनेट बैठी है, उन्होंने एलामिया जारी कर दिया कि जो 6 जजेस हैं उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वफाकी कबीना उनको मुस्तरद कर दी है। बात ही खत्म। यानी आप खुद बना रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक फॉर्म बना रहे हैं कि जी ये फॉर्म है जिस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की, अभी उन्होंने मामला अपने हैंडल हाथ में भी नहीं लिए। वफाकी कबीना ने कह दिया कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये तो इनका हालात है। अब अगली बात यह है कि जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है बनाए गए हैं जी इलेक्शन जो कमीशन के सरबराह बनाए गए हैं, ये वही जज साहब हैं जो नवाज शरीफ के तैयारा साजिश केस के बेंच के सरबराह थे, जिन्होंने उससे इसको बरी किया था। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने 2011 में दोनों भाइयों शरीफ बरादरान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म की थी। ये वही जज साहब हैं, और ये वही जज साहब हैं जिनकी वजह से जो नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा वज़ीर आज़म बने थे। और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का जो जाली प्लाटों का केस था, जिसमें सैकड़ों प्लाट जो थे वो बंदरबांट की गई थी, उस बेंच में भी ये शामिल थे और इसको भी इन्होंने खत्म किया था। अब उसी बंदे को निकाल के आके बैठा दिया है कि जी ये फैसला करेंगे कि 6 जजेस ने जो खत लिखा है वो आया, उन्होंने इल्जामात सही लगाए हैं या नहीं लगाए। और बड़ी मिन्यूटली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका नाम निकाल के सिर्फ एग्जेक्टिव पे कर दिया कि जी एग्जेक्टिव ने लगाया। एग्जेक्टिव में दूसरे अदारे भी आते हैं, जैसे डीएमजी आ जाता है या कोई और अदारा है, लेकिन जानबूझ के उनको निकाल दिया है कि जो असल में काम कार्रवाई कर रहे हैं उनको निकाल के एग्जेक्टिव पे ले आए कि ये फैसला करेंगे, और साथ अंडर प्रेशर शुरू कर दिया है कि जी जजेस की भी तहकीकात होंगी, इनके मामलात को भी देखा जाएगा। उसमें उनको जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को वास्ट पावर दे दी गई कि इसके रिलेटेड और मामलात भी देख सकेंगे। यानी ये है कि जो बंदा सच बोले उसको दबा दो, उसको क्रश कर दो। ये हालात जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे जो गुजरांवाले की एक ETC कोर्ट है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, उनकी जो जज साहबा हैं नताशा नसीम साहबा, उन्होंने 51 लोगों को 5 साल की सजा दे दी 9 मई के केस में। अब नाजरीन को मैं थोड़ा सा लीगल पॉइंट यहाँ पे बताता जाऊं कि लीगली ये होता है कि एवरी पर्सन जो है वो अपने एक्ट का जिम्मेदार होता है। मिसाल के तौर पे एक लड़ाई हो गई, 3 बंदों ने मिलकर एक बंदे को मारा, एक बंदे ने उसको डंडा मारा जो उसके सर में लगा, दूसरे बंदे ने उसको मुक्का मारा जो उसके पेट में लगा, तीसरा खड़े होकर गालियां निकालता रहा। अब तीनों को उनके जो ऑफेंस हुआ है उसमें जो उनका रोल है उसके मुताबिक सजा दी जा सकती है। तीनों को एक नहीं दी जा सकती। जिसका सर में डंडा लगा उसको उसकी सजा मिलेगी, जिसने गालियां निकाली हैं उसको उसकी सजा मिलेगी। ये ऐसा नहीं होता कि 51 बंदे हैं और उनका सेम रोल है और सेम रोल में उनको सेम सजा दे दी जाए। ये ऐसा शायद हिस्ट्री में ये भी पहली दफा कर रहे हैं। और देखा ये जाता है कि वेदर देयर इज जो एविडेंस कोई ऐसा मौजूद है। अब 51 बंदों ने मिलके एक जो है वो वहां पे राइट किया, एक वहां पे ज्यादती की या हल्ला गुला किया। अब उसमें कितने बंदे जो मरे हैं देखना, खुदा न खास्ता कितने बंदे फौत हुए हैं, कितने बंदे जख्मी हुए हैं, कितने MLC बने हैं, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट कितने बने हैं, कितना एविडेंस था। वेदर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना होता है बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट, क्लीन कट उस पर एलिगेशन लगाना जाता है। कोई एविडेंस नहीं है, सीधे सीधी पता नहीं कहां से लिखा हुआ, इनको व्हाट्सएप आया, जज साहबा ने उनको सजा दे दी गई। ये सजा कायम नहीं रहेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ के जा रही है कि जुडिशरी जो है वो अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोंक रही है। अब जो इलेक्शन कमीशन बना है 6 जजेस के खिलाफ, इस पे पेशावर बार जो हाईकोर्ट बार है उन्होंने और लाहौर हाईकोर्ट बार ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद करना भी चाहिए।
یہ ایسا معاملہ ہے جہاں پہ کراچی سے لے کے خیبر تک تمام ججز کو سٹینڈ لینا پڑے گا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ باعزت طریقے سے نوکری کرنی ہے اس ملک میں، باعزت طریقے سے کسی نے رہنا ہے، باعزت طریقے سے آئین کے مطابق یہاں کے شہریوں کو تحفظ دینا ہے، تو یہ ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں لیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو پروفیسر شومن کی جو پریڈکشن ہے اس کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، جس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوتا وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ کیا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ آج اس ملک میں کسی کو کوئی انصاف مہیا ہے؟ کسی کی کوئی قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ بالکل نہیں کر رہا۔ کوئی بھی ادارہ، ایگزیکٹو میں چل جائیں، پولیس میں چل جائیں، وابڈا میں چل جائیں، ججز میں چل جائیں، فوج میں چل جائیں، کوئی ایسا ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہر بندہ سینہ زوری سے مکمل جو اپنی پاور استعمال کر رہا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ ماشاءاللہ جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جوڈیشری کی ہوتی ہے۔ جوڈیشری نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے، جوڈیشری کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، ان کے قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کا فیصلہ نگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک جج فیصلہ کر دیتا ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ کر دیتا ہے، سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی بندہ نگیٹ نہیں کر سکتا، اس کی صرف اپیل کی جا سکتی ہے۔ لیکن کوئی ہمت تو کرے، یہ جو بیٹھے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بندر بانٹ آپس میں کر رہے ہیں۔ ابھی سنا ہے جی قاضی صاحب کو ماشاءاللہ 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اسی طرح کل کو دوسرے چیف صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی۔ یہ ملک جو ہے یہ اشرافیہ نے اس پہ مکمل طور پہ قبضہ کر لیا ہے، جس میں پاکستان کی عام عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جس پہ کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر ایسے حالات رہے تو خدا نہ خواستہ پروفیسر شومن کی جو پریڈکشن ہے کہیں ہم اس کو ہی نہ اپنے ہاتھوں سے ثابت کر دیں۔ دیکھیں جب تک ہم پہلے ہی چاروں صوبے جو ہیں بڑے کچی ڈور سے بندے ہوئے ہیں، صوبہ بلوچستان پنجاب سے ناراض ہے، صوبہ سندھ اندرون سندھ پنجاب سے ناراض ہے، کے پی کے پنجاب سے ناراض ہے، ہم کے پی کے پہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان نہیں جا سکتے، ہم اندرون سندھ نہیں جا سکتے، ہم بلوچستان نہیں جا سکتے۔ یہ تو حالات ہیں، اور آپ بجائے اس کے کہ اس کو کوارڈینیٹ کر کے اس کو بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کیا جائے، ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنا جو ہے اپنا مفاد کہاں پہ ہے۔ اپنی جو پروفیسر شومن نے کہا تھا کہ یہ سیلفش لوگ ہیں، یہ خود غرض ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ واقعی خود غرض ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ لیکن ہماری خود غرضی بھی اپنے اپنے لیول پہ ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے، جو بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی خود غرضی بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لیول پہ ہیں، ہماری بھی ایسی ہوگی، لیکن لیڈر نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے۔